दोस्तों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर टू के रिजल्ट को डिक्लेयर किया है। इस रिजल्ट के दौरान कंपनी ने क्या क्या अचीव किया है और कहाँ पे कमी रह गई है उसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे कंपनी के इस रिजल्ट के बाद मोतीलाल ओसवाल बहुत ज़्यादा बुलिश है। उन्होंने अपनी नई रिपोर्ट जारी की है। क्या कहना है मोतीलाल ओसवाल का वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम यहाँ पे जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसकी प्रमुख कंपनी यानी प्रमोटर कंपनी जेपी एसोसिएट नीलाम हो रही है। और यहाँ पे सीओसी की मीटिंग का नतीजा हमारे सामने आ चुका है। ये कंपनी किसके नाम पे होने जा रही है उसको अच्छे से समझेंगे, कुछ और अपडेट है जिसको जानेंगे। साथ में जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड को डिस्कस करेंगे, जिसकी तरफ से मैनेजमेंट ने केवी कामत का बड़ा बयान निकल कर आया है, उसके क्या मायने हैं और आने वाले समय के जियो फाइनेंशियल कमाल कर सकता है, क्योंकि जो कंपनी की रणनीति है वो बहुत ही शानदार तरीके से काम करी है। साथ में हम डॉक्टर लाल पैथ लैब को डिस्कस करने हैं, जिसने एक के ऊपर एक शेयर बोनस देने का ऐलान कर दिया और साथ में जबरदस्त डिविडेंड दे रही है कंपनी। तो रिजल्ट के बाद काफी बड़ा फैसला है। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस के कारोबार की बात को 109 पर क्लोजिंग थी। देख सकते हो कि फ्राइडे को जहाँ पे 0.037% की तेजी थी। तो बाजार में गिरावट का माहौल था, इस वजह से पॉजिटिव माहौल इतना बन। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने काफी अच्छा रिटर्न दिया। 70 रुपए के आसपास का जो आईपीओ है आज भी काफी अच्छा पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, लेकिन 188 का जो इसने हाई बनाया था उस लेवल से अभी काफी नीचे। उम्मीद है कि आने वाले समय ये बेहतर करेगा। अब हम रिजल्ट की बात करें तो देख सकते हो कि इस बार कंपनी का टोटल रिवेन्यू 2755 करोड़ के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर में 2616 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिवेन्यू बढ़ा है। और अगर हम बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की तो 2410 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब ईयर ऑन बेसिस पे भी रिवेन्यू बढ़ा है। और सितंबर 2023 की बात कीजिए 1911 करोड़ के आसपास था। उस हिसाब से जबरदस्त जंप लगा है और लगातार साल दर साल कंपनी का रिवेन्यू बढ़ रहा है। खर्च की बात करें इस बार 253 करोड़ के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर में 244 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे खर्च बढ़ा है क्योंकि बिजनेस बढ़ा है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 179 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे भी खर्च बढ़ा है और 2023 में 176 करोड़ के आसपास था। अब बात करें फाइनेंसिंग प्रॉफिट की, इस बार कंपनी ने 844 करोड़ का फाइनेंसिंग प्रॉफिट बताया, जो पिछले क्वार्टर में 765 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फाइनेंसिंग प्रॉफिट बढ़ा है। और बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की तो ये 718 करोड़ के आसपास था। यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी फाइनेंसिंग प्रॉफिट बढ़ा है काफी अच्छे तरीके से। और अगर हम बात करें सितंबर 2023 की तो ये 585 करोड़ के आसपास था। और ये आप लगातार बढ़ते हुए दिखाई देंगे, यानी कंपनी का बिजनेस बिल्कुल पटरी पे और लगातार बढ़ रहा है। तो फाइनेंसिंग मार्जिन की बात इस बार 31% आया, जो पिछले क्वार्टर में 29% के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 30% के आसपास था। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 2023 में 31% के आसपास था, जो फिर से उस लेवल पे पहुंच गया है। अदर इनकम यहाँ पे कोई नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात इस बार 833 करोड़ का बताया, जो पिछले क्वार्टर में 757 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 708 करोड़ के आसपास था, यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी प्रॉफिट बढ़ा है। और 2023 में 575 करोड़ के आसपास था। लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है। अब नेट प्रॉफिट की बात करें इस बार 643 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया, जो पिछले क्वार्टर में 583 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में 546 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब ईयर ऑन बेसिस पे भी प्रॉफिट बढ़ा है। और 2023 में 451 करोड़ के आसपास था। लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है। ईपीएस 0.77 रुपीज के आसपास पहुंच गया, जो पिछले क्वार्टर में 0.70 रुपीज के आसपास था। और पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर देखें तो ये 0.66 रुपीज के आसपास था। वैसे यहाँ पे 2023 में 0.67 रुपीज के आसपास था। तो 2023-24 के मुकाबले ठीक था, लेकिन इस बार कंपनी ने बेहतर किया है। काफ़ी शानदार तरीके से बिजनेस बढ़ा है और उम्मीद है कि आने वाले समय में भी कंपनी का बिजनेस प्रदर्शन अच्छा रहेगा। और कंपनी का नेट एनपीए काफ़ी कम है, 0.13% के आसपास ही है, जिससे समझ में आता है कि कंपनी मजबूत है एनपीए के मामले में भी। अब इस रिजल्ट के बाद मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस में का Q2 है वो उसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ही शानदार है। और कंपनी का डिसबर्समेंट ग्रोस प्रोडक्ट और कंपनी के जो प्रेजेंटेशन इस समय देखे, बिजनेस का जो मॉडल देखे वो काफ़ी बेहतर है। लगातार कंपनी ने बेहतर किया है। और आप देखें तो यहाँ पे कंपनी का जो मार्जिन है वो काफ़ी बेहतर है। इसके पीछे जो आप देखें जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन हुई है।
और एसेट क्वालिटी में आप देखें तो कंपनी ने मजबूत प्रदर्शन किया। अब यहाँ पे जो मोतीलाल ओसवाल ने अपना जो एक अंदाजा लगाया है कि कंपनी की जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ है वो CAGR 22% रह सकती है फाइनल 2025 से 28 के बीच में। और रिटर्न ऑन एसेट ROE और रिटर्न ऑन इक्विटी ROE देखे तो वो 2.3 और 14.2% के आसपास रह सकता है फाइनेंशियल 2028 तक। यानी कुल मिला के मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि कंपनी का बिजनेस आने वाले समय भी और बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में यहाँ से पॉजिटिव संभावना बनती हुई दिखाई देगी इस रिजल्ट के बाद। अब देख सकते हो कि यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी की संभावना बन सकती है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग बढ़ने देगा तो प्रमोटर की होल्डिंग 88.70% पर है, इसको 75% पे लाना होगा आने वाले समय, और स्टेक बाजार में आ सकती है सेल के लिए, क्योंकि ये सेबी के रूल्स के तहत 75% के ऊपर प्रमोटर नहीं रख सकते। बात करें FI की तो उनकी होल्डिंग यहाँ पे ट्रिम हुई है 0.91% के आसपास, ये जो पिछले क्वार्टर में जून में 1.04% थी। DI की होल्डिंग भी ट्रिम हुई है 0.54% थी, जो इस बार घट के आप देखिए पिछली बार 5.59% के आसपास थी। इसका मतलब FI DI ने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया, स्टॉक काफ़ी बेहतर है। तो जैसे लॉक इन पीरियड खुला उन्होंने अपनी बिकवाली की है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग बढ़ चुकी है 9.81% पर आ गई, जो पिछले क्वार्टर में 9.61% के आसपास थी। अदर्स की होल्डिंग भी घटी है 0.5% थी, जो 0.4% के आसपास है। ओवरऑल आप देखें तो यहाँ से उम्मीद काफ़ी दिखाई दे रही है अच्छी, लेकिन काफ़ी समय तक स्टॉक आप देखें तो स्ट्रगल थोड़ा करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि यहाँ पे FI DI का रुझान अभी स्टॉक को लेकर पॉजिटिव नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म नजरिया इसके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अब जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो 17.65 पर यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली, 0.23% की गिरावट थी, बाजार में गिरावट थी, उसका असर देखने को मिला। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो पिछले एक साल में 5.93% के आसपास की गिरावट हुई है, क्योंकि 17 जो स्टॉक इस समय आप देखें 17-18 का स्टॉक वो 27 के आसपास पहुंचा था, इस समय कमजोर है। लेकिन 2 ईयर के हिसाब से 24% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 3 ईयर के हिसाब से 130% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 4 सालों में 266% का बम्पर रिटर्न दिया है। 5 ईयर के हिसाब से तो 604% का मल्टी बैग रिटर्न दिया है। यानी लगातार बहुत ही बेहतर किया, सिर्फ एक साल को छोड़ दे तो इस स्टॉक ने लोगों को बहुत ज़्यादा बेहतर रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी की तरफ से जयचंद को जानकारी दी है कि जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के COC की मीटिंग हुई है। आप ये देख सकते हो कि रिजोल्यूशन प्रोसेस पास हो गया है और कंपनी की जो मीटिंग लगातार दौर जारी है। तो ये 4 नवंबर को आप देखें कंपनी की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि फ्राइडे को 7 नवंबर 2025 को कंपनी की COC की मीटिंग हुई है। ये देख सकते 23rd मीटिंग थी और कंपनी फैसला लेने को तैयार है, जल्दी ही किसी को सौंपना होगा। सबसे बड़ी बोली फिलहाल आप देखें 17,000 करोड़ की देखें तो वो वेदांता की है। अब क्या वेदांता को कंपनी मिलेगी या कोई और नया प्रमोटर, क्योंकि अब तो प्रमोटर खुद भी यहाँ पे मैदान में कूद पड़े, उन्होंने 18,000 की बोली लगाई, 18,000 करोड़ देके वो कंपनी को फिर से अपने नाम करना चाहते हैं। अब देखना होगा कि किसको कंपनी मिलती है, आने वाला समय बताएगा। वैसे एक और जो अपडेट निकल के आई है, JP एसोसिएट ने अपनी जो रकम है उसको डिफॉल्ट कर दिया है। 55,371 करोड़ की रकम चुकानी थी, लेकिन वो चुका नहीं पाए, जिसकी जानकारी दी है। तो उनका कहना है कि जो रकम है उसमें देखिए अलग अलग बैंकों की है, जिसमें आप देख सकते हो कि एक्सिस बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बहुत सारी बैंकों का उन्होंने जो पैसा कर्ज लिया हुआ है वो चुका नहीं पा रहे, क्योंकि कंपनी फिलहाल इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से गुजर रही है, दिवालिया प्रक्रिया चल रही है। और वहाँ से ही जो भी उसका प्रस्ताव पास होगा, ये रकम तो अब इनके निवेशकों को मिलने वाली नहीं, जिसने भी कर्ज दिया है। जो पैसा आएगा इस प्रक्रिया के बाद 17-18 हज़ार करोड़, उसी में से उनको संतुष्ट होना पड़ेगा। तो देख सकते हो कि ये तो अब कंपनी की बात है कि JP एसोसिएट जो इसकी प्रमोटर, लेकिन JP पावर एक मजबूत प्रॉफिट मेकिंग कंपनी और आने वाले समय उम्मीद है कि ये स्टॉक बेहतर कर पाएगा। अब यहाँ पे हम जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें, 299 पर क्लोजिंग थी, 0.52% की तेजी देखने को मिली, लेकिन 300 का स्तर टूट चुका है। अब यहाँ से थोड़ी दबाव और देखने को मिल सकती है। अब आप समझ सकते हो कि स्टॉक पिछली बार जो तेजी का दौर था उसमें 390 के आसपास पहुंच गया, तो उस स्टॉक से उस लेवल से काफ़ी नीचे है, और उम्मीद है कि जिस तरह बिजनेस बढ़ा ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर करेगा। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आप देखिए कि जियो फाइनेंशियल के मैनेजमेंट की तरफ से KV कामत का जो लेटेस्ट बयान निकल कर आया है कि इंडिया इस समय जो चाइना 2005 में था उस दौर में आ चुका है, जहाँ पे बैंकिंग सेक्टर मजबूत तरह से अपने रोल प्ले कर रहे थे और इंडिया की ग्रोथ में उनका एक बड़ा रोल आपको देखने को मिलेगा। तो वो दौर अब इंडिया का शुरू हो चुका है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे चेयरमैन जियो फाइनेंशियल के KV कामत का जो बयान निकल कर आया है, उनका कहना है कि बैंकों में इस समय रिफॉर्म का दौर चल रहा है, इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी लगातार बढ़ रही है, नए नए इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हो कि विदेशी निवेश भी आ रहा है बैंकों के अंदर डायरेक्ट।
तो आपने देखा होगा यस बैंक के अंदर जापान की बड़ी एसएमबीसी फाइनेंशियल संस्थान ने काफ़ी बड़ी स्टेक ले ली है। वो सबसे बड़े अभी इस समय स्टेक होल्डर है। तो ये दौर शुरू हो चुका है इंडिया की ग्रोथ का, और आने वाले समय जो बैंक है इसमें सबसे बड़ा रोल करेंगे, जिससे हम इंडिया की ग्रोथ को आगे बढ़ा पाएंगे। तो उनका कहना है कि अब ऑलरेडी जियो फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर में आ चुका था, उसका फ़ायदा डेफिनेटली जियो फाइनेंशियल को। केवी कामत का कहना है कि इस समय जो इंडिया की ग्रोथ 7 से 8% के आसपास सस्टेनेबल रह जाती है, तो फिर 10% की भी हम अपेक्षा कर सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आने वाले समय में संभावना बन सकती है। तो यहाँ पे देखो कि विकसित भारत के लिए 2047 का जो सपना है उसको पूरा करना है, तो सरकार की तरफ से जो इस समय कोशिश की जा रही है उसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है 5 से 10 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच सकती है, और फिर सेकेंड स्टेज में 10 से 20 ट्रिलियन डॉलर तक यूएस डॉलर तक पहुंचा सकती है। आप देख सकते हो कि ये 2047 तक हमारा सपना पूरा हो सकता है, जिसमें इस सेक्टर को बहुत सारा फायदा होगा। यानी एक तरह से देखो विजन बड़ा है और जियो फाइनेंशियल कमाल कर सकता है। तो अब यहाँ पे देखो जियो फाइनेंशियल अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए अब देख सकते हो कि अलादीन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल शुरू किया है। ये ब्लैक रॉक का प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से जो भी निवेशक है उनका जो पोर्टफोलियो उसको अच्छे से एआई के माध्यम से उसको एनालिस किया जाता है, उसकी जो डाटा एनालिस्टिक की जाती है और मशीन लर्निंग के माध्यम से उसको अच्छे से मैनेज किया जाता है। यानी इन्वेस्टमेंट जो डिसीजन है वो आप अच्छे से ले पाते हैं अलादीन के माध्यम से। कहाँ पे आपको निवेश करना है, कहाँ से आपको एग्जिट, वो सारी बातें वो बता देता है। तो एक शानदार प्लेटफॉर्म है जो आने वाले समय इनके कस्टमर बेस में भी वृद्धि करेगा। ऐसे में जियो फाइनेंशियल का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं डॉक्टर लाल पैथ लैब की तरफ। 3099 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.29% की गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, डॉक्टर लाल पैथ लैब ने यहाँ पे 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर जारी करने का ऐलान कर दिया। अगर आपके पास एक शेयर है तो आप एक बोनस शेयर प्राप्त करेंगे, और साथ में पर शेयर 7 रुपये का डिविडेंड भी कंपनी दे रही है। इसके अलावा अपने एम्प्लॉयज़ को भी यहाँ पे जो एम्प्लॉय स्टॉक स्कीम के तहत, यानी आप देखें तो 2025 के तहत शेयर जारी किए जा रहे हैं। और आप देख सकते हो कि कंपनी ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है इस बार रिजल्ट में। तो ये देख सकते हो कि इस बार रेवेन्यू 731 करोड़ के आसपास रहा, जो काफ़ी ठीक रहा है। इसमें ईयर ऑन बेसिस पे 10.70% की ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटाडा 224 करोड़ के आसपास है, जिसमें 10.80% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 152 करोड़ का बताया, जहाँ पे 16.40% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली। ईपीएस 18.10 रुपीज़ के आसपास, जो देख सकते हो कि 16.80% की ग्रोथ दिखा रहा है। तो कुल मिला के रिजल्ट बेहतर रहा है, और अब यहाँ पे बोनस का मौका मिल रहा है, तो निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।